गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। ग्रामीण महिला पीजी महाविद्यालय में डिजिटल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं के बारे में परिचर्चा करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि ब्रिटेन के अंतर्गत सबसे प्राचीनतम अलिखित संविधान और विश्व का पहला अलिखित संविधान ब्रिटिश संविधान। ब्रिटेन पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है जिसमें उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड जैसे द्वीप सम्मिलित हैं। साधारण बोलचाल में इसको ब्रिटेन इंग्लैंड भी कहा जाता है। ब्रिटेन का संविधान कर्मिक विकास का परिणाम रहा है। वहाँ के संविधान का निर्माण किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं किया जा करके निरंतर राजनीतिक चेतना में वृद्धि के साथ साथ विकसित हुआ है, जहाँ पर निरंकुश राजतंत्र को शांतिपूर्ण ढंग से और वैधानिक राजतंत्र के रूप में रूपांतरित किया गया था। ब्रिटिश संविधान लचीला संविधान है। वहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है, एकात्मक शासन है, सिद्धांत व्यवहार में अंतर आपको दिखाई देता है। ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत बहुत सारे अलिखित परंपराओं, प्रथाओं, रीति रिवाजों का बोलबाला रहा है। अब हम देखते हैं कि संविधान क्या है। सबसे पहले संविधान ऐसे लिखित नियमों का समूह एवं प्रलेख होता है जिसके आधार पर देश की शासन व्यवस्था का नियम संचालन किया जाता है। अर्थात लिखित नियमों प्रलेखों के साथ साथ अलिखित परंपराओं, रीति रिवाजों, रूढ़ियों, प्रथाओं और न्यायशास्त्रियों तथा राजनीतिज्ञों के साथ में जो व्याख्याएं की गई है और न्यायिक निर्णय घटनाएं गठित हुई है, उनके समूह को जिनके आधार पर शासन संचालित किया जाता है, संविधान की संज्ञा दी जाती है। विश्व का प्रथम अलिखित संविधान ब्रिटिश संविधान को माना जाता है और प्रथम लिखित संविधान अमेरिका के संविधान को माना जाता है। ब्रिटिश संविधान 5वीं सदी से लेकर आज तक विकास का परिणाम भी रहा है, जिसकी विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार से है। सबसे पहली ब्रिटिश संविधान की विशेषता है कि ब्रिटेन का संविधान विश्व का प्रथम अलिखित संविधान है। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश संविधान भारतीय और अमेरिका के संविधान की तरह से लिखित प्रलेखों युक्त नहीं है, बल्कि परंपराओं, रीति रिवाजों, वहाँ के न्यायिक निर्णयों पर आधारित संविधान है। लेकिन आजकल ब्रिटिश संविधान अर्धलिखित संविधान बन चुका है, जहाँ पर 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का पिटिशन ऑफ राइट्स, 1911 या 1949 के अधिनियम लिखित प्रलेखों के रूप में उपस्थित हैं, जिनको आधार मान करके भी शासन का संचालन होता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि विकसित संविधान। जैसा आप जानते हैं कि ब्रिटिश संविधान 5वीं सदी से लेकर के आज तक निरंतर विकास का परिणाम रहा है। आज भी वहाँ पर विकास का क्रम जारी है। किसी भी संविधान सभा सम्मेलन के द्वारा तैयार नहीं किया गया। जहाँ पर 9वीं सदी में राजतंत्र की स्थापना हुई थी, 16वीं सदी में संसद का विधिवत प्रचलन हुआ है, 17वीं सदी में संसदीय संप्रभुता की स्थापना हुई है। इसके बाद शासन व्यवस्था में निरंतर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता हुआ दिखाई देता है। मुनरो ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान कोई अंतिम वस्तु नहीं है, वरन एक विकासशील वस्तु है। वह बुद्धिमता व सहयोग की संतान है, जिसका मार्गदर्शन
कहीं उच्च कोटि के योजनाओं ने किया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान अलिखित और विकसित संविधान है। अब आगे विशेषता है कि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। तो ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। जैसा मुद्रो ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान में कोई बात जैसी दिखाई देती है वैसी है नहीं, और जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार से बेंजाट ने कहा है, संविधान सिद्धांत और व्यवहार दोनों रूपों को एक दूसरे के प्रतिकूल मानता है। क्योंकि ब्रिटिश संविधान में सैद्धांतिक दृष्टि से हम देखें तो हमें वहाँ पर राजतंत्र दिखाई देता है। जो सम्राट या राजा है, व्यवहार में वही प्रमुख नहीं होता है, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से हमें दिखाई देता है कि वह राजतंत्रात्मक शासन है। शासन की सारी शक्तियाँ सम्राट के पास में सम्राट के पद में निहित होती है, लेकिन व्यवहार में प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडल के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि सैद्धांतिक दृष्टि से संसद सर्वोच्च है, लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो वहाँ के मंत्रिमंडल की कठपुतली के रूप में वहाँ का संसद होती है। इसी प्रकार सैद्धांतिक रूप से संपूर्ण व्यवस्थापन संसद को समर्पित राजा द्वारा किया जाता है, लेकिन व्यवहार में इसका प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा। सैद्धांतिक दृष्टि से वहाँ पर लॉर्ड सभा के द्वारा सर्वोच्च न्यायिक निर्णय दिए जाते थे और सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था, लेकिन व्यवहार में ऐसा वहाँ पर नहीं। और वर्तमान में तो वहाँ पर लॉर्ड सभा के बजाय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी है। सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो शासन के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के रूप में सम्राट और उसके अधीन प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद आती है। व्यवस्थापिका के रूप में वहाँ पर संसद है, जिसके 2 सदन लॉर्ड सभा और कॉमन सभा है। और आजकल न्यायपालिका के रूप में वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी है। 3 अलग अलग संस्थाएं दिखाई देती है, जिनमें ऐसा देखने को लगता है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है, लेकिन व्यवहार में वहाँ पर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को नहीं अपना करके शक्ति संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है। संसदीय सर्वोच्चता। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है। संसद सबसे शक्तिशाली है, उसके पास में असीम अधिकार है। जैसा कि विलोम ने कहा था कि ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त सब कार्य कर सकती है। यानी स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कार्य ब्रिटिश संसद द्वारा किए जा सकते हैं। जहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर कानून निर्माण की बात आती है तो संसद में बहुमत के द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है, और उसके द्वारा यानी ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को या कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, और न ही सम्राट उसे निरस्त कर सकता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि ब्रिटिश न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है, इसलिए संसदीय सर्वोच्चता दिखाई देती है। सम्राट कार्यपालिका सर्वोच्च होते हुए भी वह अधिकार शून्य होता है, क्योंकि संसद और मंत्रिमंडल के हाथों की कठपुतली के रूप में कार्य करता है। ब्रिटिश संसद को सभी प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है। संसदीय सर्वोच्चता भारत की तरह से संविधान की सर्वोच्चता ब्रिटेन में नहीं होती है। आगे विशेषता है संसदीय लोकतंत्र। ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र है और ब्रिटिश को संसदीय लोकतंत्र का जनक भी माना जाता है।
ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत दोहरी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, जहां पर लोकतांत्रिक राष्ट्रों की भांति कार्यपालिका का चयन व्यवस्थापिका में से किया जाता है, जो वास्तविक कार्यपालिका जो प्रधानमंत्री उसके मंत्रिपरिषद हैं, और कार्यपालिका को लोक सदन में 2/3 बहुमत प्राप्त है। हमेशा कार्यपालिका की अनिश्चितता बनी रहती है। गणतंत्रात्मक राष्ट्रों की भांति ब्रिटेन में भी शासन की वास्तविक शक्तियां जनता के हाथों में निहित होती है। गणराज्य का सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति जनता द्वारा निर्वाचित होना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन में वह वंशानुगत है। फिर भी ब्रिटिश जनता की उसके सम्राट के प्रति श्रद्धा और सम्मान जिस प्रकार से निर्वाचित कार्यपालिका के प्रति होता है, उसी प्रकार से। इसीलिए लास्की ने कहा है कि ब्रिटेन के राजतंत्र ने अपने आप को जनता के हाथों में बेच दिया। और ऑग ने ब्रिटेन को मुकुटधारी गणतंत्र की संज्ञा दी। हम कह सकते हैं कि वहाँ पर संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय सर्वोच्चता होते हुए भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के गुण को अपनाया गया है, जहाँ पर वास्तविक कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोक सदन में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, और जो सम्राट है निर्वाचित होना चाहिए, लेकिन निर्वाचित नहीं है, फिर भी उसके प्रति जनता की श्रद्धा, सम्मान, आदर वही है जो एक निर्वाचित सम्राट के प्रति होना चाहिए। एकात्मक शासन, जैसा भारत और ब्रिटेन अमेरिका के संघात्मक शासन व्यवस्थाओं का उल्लेख है, बल्कि अमेरिका में क्या है, एकात्मक शासन है, कोई राज्यों का संघ नहीं है, एक ही प्रकार की शासन प्रणाली के एक ही शक्ति का केंद्र होता है, अर्थात एक ही व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून पूरे ब्रिटेन में लागू होते हैं और राज्यों का वहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं होता है। एक ही प्रकार की सरकार है, किसी प्रकार की प्रांतीय और राज्य सरकारी अस्तित्व में नहीं है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण अवश्य किया गया है, लेकिन वो प्रशासन संचालन की सुविधा की दृष्टि से किसी प्रकार का शक्ति विभाजन नहीं है, और जो स्थानीय सरकारें स्थापित की गई है वो प्रशासन के प्रति उत्तरदायी है। कौन से प्रशासन? केंद्रीय प्रशासन के, और उनकी भी शक्ति का स्रोत एक ही है, केंद्र सरकार। स्थानीय सरकारें अपनी शक्तियों का प्रयोग केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार ही करती हैं, अपनी इच्छा के अनुसार किसी प्रकार की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन है। मिश्रित संविधान, ब्रिटिश संविधान जो विकसित संविधान है, उसमें कई प्रकार की विरोधाभासी प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं, जहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन की तरह से राजा वंशानुगत पद या सम्राट का वंशानुगत पद दिखाई देता है। कुलीन तंत्रात्मक शासन की भांति वहाँ पर लॉर्ड सभा में कुलीन वंश का प्रभुत्व है, यानी कहने का अर्थ है लॉर्ड सभा के जो सदस्य होते हैं, जिन्हें पीयर्स होते हैं, वो वंशानुगत नियुक्त होते हैं, जो कुलीन तंत्र के प्रतीक हैं। वहीं कॉमन सभा, जिसको लोक सदन कहते हैं, उसके सदस्य जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर राजतंत्र, लोकतंत्र और कुलीन तंत्र का मिश्रित रूप संविधान के अंतर्गत मान सकते हैं।
विधि व कानून का शासन। ब्रिटिश संविधान की यह एक आधारभूत विशेषता है कि वहाँ पर कानून या विधि का शासन संचालित। इस प्रकार से विधि के समक्ष सभी समान होते हैं और विधि सर्वोच्च होती है। विधि का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड का प्रावधान। इसी प्रकार जो डायसी ने विधि के शासन का प्रतिपादन किया है उसके लक्षण वहाँ पर दिखाई देते हैं। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, कानून सर्वोच्च है। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान है और कोई भी व्यक्ति या कोई भी वर्ग यदि कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। केवल सम्राट को इससे वंचित रखा गया है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ब्रिटेन में विधि के शासन को अपनाया। लचीला संविधान। लचीले संविधान का मतलब है वहाँ के संविधान में परिवर्तन प्रक्रिया का सरल या सुपरिवर्तनशील संविधान। ब्रिटिश संविधान में परिवर्तन करने के लिए किसी प्रकार के जटिल प्रक्रिया का उल्लेख नहीं, बल्कि साधारण और सरल संविधान प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत साधारण कानून की भांति किसी भी प्रकार का संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। साधारण संशोधन अधिनियम पारित करके उसको लागू किया जाता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान लचीला या सुपरिवर्तनशील संविधान। लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान की संरचना को बिना तोड़े मरोड़े ही आवश्यकता के अनुसार उसको खींचा जा सकता है, उसको मोड़ा जा सकता है। लास्ट विशेषता आप देख सकते हैं, दो विशेषताएं हो सकती हैं। एक तो अवरोध व संतुलन के लिए ब्रिटिश संविधान में स्थान है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया गया है, जहाँ पर शासन के जो 3 अंग हैं, कोई अंग अनावश्यक रूप से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सके। एक अंग का दूसरे अंग पर नियंत्रण रहते हुए संतुलन की स्थिति को अपनाया गया है। ब्रिटेन के अंतर्गत संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक आता है उसे सम्राट की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। सम्राट की आज्ञा के बगैर कोई कानून मान्य नहीं होता। तो सम्राट अगर उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, तो उस पर व्यापक विचार विमर्श किया जा सकता है और ऐसे कानून जो वहाँ के लोगों के अधिकारों के हनन करते हो उन पर पुनर्विचार के दौरान रोका जा सकता है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से वहाँ पर लोकसभा के कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और कॉमन सभा यानी संसद सर्वोच्च आपको बताई है कि कॉमन संसद कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन सम्राट को कॉमन सभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो कॉमन सभा को भंग कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायपालिका जो न्यायिक निर्णय देती है, नागरिक अधिकारों को रक्षा करती है। यदि कोई भी न्यायाधीश अपनी न्यायिक शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो कार्यपालिका उसे पद से मुक्त कर सकती है। इस प्रकार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों अंगों में शक्ति संतुलन की स्थिति को अपनाने का प्रयास इस संविधान के अंतर्गत किया गया है। राष्ट्र विशेषता संवैधानिक राजतंत्र। ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजतंत्र व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जहाँ शासन तंत्र के लिए अंकुश व मर्यादाओं का प्रतीक के रूप में राजतंत्र को मान्यता प्रदान की गई।
और ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था की मर्यादाएं ऐसी है कि वहाँ पर सम्राट का सम्मान और श्रद्धा जनता में अधिक है। ब्रिटेन में राजनीतिक व्यवस्था में मर्यादाओं का प्रतीक संविधान और निरंकुशता के चिन्ह राजतंत्र के साथ साथ वहाँ पर विद्यमान होते हैं। राजतंत्र को हटाने की प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है। वह निरंकुश अपना जीवन व्यतीत कर सकता है और वंशानुगत होता है। तो ये थी ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं। ब्रिटिश संविधान की निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि ये एक विकसित संविधान है जहाँ संसदीय सर्वोच्चता है। विश्व का प्रथम जो ये अलिखित संविधान है, लचीला संविधान है, जहाँ सिद्धांत और व्यवहार में हमें अंतर दिखाई देता है। संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था विद्यमान है। एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है और अर्धलिखित संविधान विद्यमान है। नागरिक अधिकारों का भी संविधान में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान विश्व का प्रथम अलिखित संविधान होते हुए आज अर्धलिखित संविधान बन चुका है। धन्यवाद।